Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Backbencher Classes। Backbencher क्लासेस के नाम से मेरा YouTube चैनल है। इसमें मैंने क्या किया है, जो वीडियो का अपकमिंग एग्ज़ाम है 27 अप्रैल को उसके पर्सपेक्टिव से ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने किया क्या है, जो पंचायतों के वित्तीय स्रोत हैं उनके बेस पे मैंने फाइनेंस कमीशन के 10 to 15 कमीशन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है और उसमें कौन कौन से गाइडेंस दिए गए थे। जैसे 11वें वित्त आयोग में कौन सा गाइडेंस दिया गया, कौन सी सिफारिश की गई, या 10वें वित्त आयोग में कौन सा गाइडेंस दिया गया, कौन सी सिफारिश की गई, उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव थे, उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है। क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से इसी के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा, अच्छी कमांड हो जाएगी इस टॉपिक पे हम सभी की। आई होप कि आप सभी अच्छे से रेडी होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। कहा गया है फर्स्ट जो अपना टॉपिक है क्या है, 10वां वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए। मैं एक बार यहाँ से फिर से इसको रीड करता हूँ कि 10वें वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। 10वें वित्त आयोग ने क्या बोला था कि राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों के उपयोग के बारे में एक विस्तृत एक्सपेंड करना चाहिए, गाइडेंस दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। और स्थानीय निकायों को भी, और बोला कि जो स्थानीय निकाय हैं यानी कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स अपर सेक्शन तक पहुंचा पाएँ, और जब उनकी प्रॉब्लम होगी तभी कुछ सोल्यूशन हो पाएगा ना। तो उसके बेस पे उनका बजट डिक्लेयर किया जाएगा या जो भी इस तरीके के प्रावधान हैं वो किए जाएंगे। तो बोला गया है कि जो स्थानीय निकाय हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और उनसे रिलेटेड क्या होना चाहिए, गाइडेंस जारी किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना 10th फाइनेंस कमीशन का सजेशन था। ये 10th फाइनेंस कमीशन का ये सजेशन था। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं जो अपना 11वां वित्त आयोग है। 11वें वित्त आयोग में क्या बोला गया है कि 11वें वित्त आयोग के अनुसार अनुदानों पर प्रथम प्रभार यानी फर्स्ट चार्ज लेखाओं तो 11वें वाले में वित्त आयोग ने क्या बोला है कि अनुदानों पर प्रथम प्रभार, जिसे हम लोग फर्स्ट चार्ज कहते हैं, लेखाओं के रखरखाव एवं लेखा परीक्षा के लिए उसके उपरांत वित्तीय डेटाबेस के विकास हेतु किया जाना चाहिए। जो फर्स्ट चार्ज है उसके लेखाओं का रखरखाव लेखा परीक्षा के लिए डेटाबेस के विकास में किया जाना चाहिए। शेष राशियों का उपयोग, अच्छा जो कि बची हुई राशि है उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो कह रहा है ये 11वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशन है। कह रहा है जो शेष राशि बचेगी, शेष जो अमाउंट बचेगा उसका यूज़ हम लोग करेंगे प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, शुद्ध पेयजल, और यहाँ से देखते हैं सड़कों पर यानी स्ट्रीट लाइट में जो व्यवस्था की जाती है वो, स्वच्छ जल, दाह संस्कार, दफनाने वाले स्थान का रखरखाव और जन सुविधाओं जैसी अन्य कॉमन संपत्तियों के लिए किया जाना चाहिए। इसका यूज़ क्या करेंगे, सभी जन सुविधाओं एवं अन्य कॉमन संपत्तियों के लिए किया जाना चाहिए था। और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वेतन एवं मजदूरियों के भुगतान के निषेध को छोड़कर अनुदान अनाबद्ध थे। ये अनुदान केवल वेतन और मजदूरियों के भुगतान के निषेध को छोड़कर बाकी सभी के लिए क्या थे, अनाबद्ध थे। यहाँ पे अनाबद्ध का मीनिंग क्या लिया गया है, जो कि यूज़ नहीं किए जा सकते थे। केवल वेतन एवं मजदूरियों के भुगतान के निषेध को छोड़कर ये अनुदान अनाबद्ध थे। फिर क्या है, 12वां वित्त आयोग आ गया। यहाँ पे इसके बाद क्या है, ये 12वां वित्त आयोग, इसकी क्या सिफारिशें थी ये भी देख लेते हैं। पंचायतों द्वारा अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति, एक मिनट इसको थोड़ा
ठीक है। आप कह रहे पंचायतों द्वारा अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवा के लिए दिए जाने वाले स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना था। फिर कह रहा है ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों से इस तरह की अपेक्षा थी। किसमें? ग्रामीण और शहरी निकायों से इस तरह की अपेक्षा थी कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट सिस्टम के मतलब प्रबंधन प्रणाली के उपयोग के माध्यम से लेखाओं के रखरखाव को, यहाँ भी लेखाओं के रखरखाव को भी फोकस कर रहा है और 11 में भी रखरखाव को फोकस कर रहा था। लेकिन 11 में क्या कर रहा था? सिर्फ वो कह रहा था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और यहाँ पे उसने क्या बोला, ये बात थोड़ी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जो भी ये करेगा लेखाओं के रखरखाव एवं वित्तीय वित्तों पर डेटाबेस सृजित करने के लिए जो व्यय करेगा वो कौन करेगा? यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे कौन करेगा? ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़े याद रखने वाले हैं क्योंकि दोनों में सेम ही दे रखा है, बस डिफरेंस किसका है मैं एक बार ही आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो 11th फाइनेंस कमीशन ने बोला था ये फर्स्ट चार्ज के लिए बोला था। किसके लिए बोला था? फर्स्ट चार्ज के लिए बोला था। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये फर्स्ट चार्ज के लिए है ना। और उसमें क्या बोला? स्थानीय निकायों से स्थानीय शहरी निकायों से लेखा के रखरखाव के लिए। और इसमें बोला फर्स्ट चार्ज से लेखा के रखरखाव के लिए और बाकी जो शेष संपत्तियाँ उनका यूज प्राइमरी सेक्टर वगैरह में किया जाए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद चलते हैं जो 13th फाइनेंस कमीशन है। 13th फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी? ये इनका मानना था कि जो 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की कितनी रखी थी शर्तें? ग्रामीण के लिए इन्होंने 6 शर्तें रखी थी और जो शहरी स्थानीय निकाय थे उनके लिए 9 शर्तें रखी हुई थी। ये कौन सा वित्त आयोग की बात हो रही? तो ये 13वें वित्त आयोग की बात हो रही है। ये किसकी रिकमेंडेशन थी? ये 13वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन थी। और इसने यहीं पे साथ में क्या बोला था कि जो भाग संविधान का 9 है और 9A है, इससे बाहर दिए गए क्षेत्रों के लिए एक विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया था। जो सेक्टर 9 है, जो सेक्टर आपका 9 है, वेट, जो आपका सेक्टर 9 है, एक मिनट, और जो सेक्टर 9 है उसमें क्या बोला गया था? सेक्टर 9 और 9A से जो बाहर रखे गए थे क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया था और इसके 2 घटक बनाए गए थे। ये 13वें वित्त आयोग की बात हो रही है, 13वें वित्त आयोग की बात हो रही है। पहला इसमें क्या था कि इसने स्थानीय शहरी ग्रामीण निकायों के लिए कितनी कमेंडेशन दी, कितनी समितियां गठित की थी? तो 6 शर्तें रखी थी। किसके लिए? ग्रामीण के लिए। और 9 शर्तें किसके लिए रखी थी? शहरी स्थानीय निकायों के लिए रखी थी। शहरी स्थानीय निकायों के लिए 9 शर्तें रखी थी। फिर इसके बाद संविधान का जो भाग 9 था और 9A है उसके बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया था। इस अनुदान के भी 2 घटक थे। कौन सा? एक तो बेसिक ग्रांट था, एक कौन सा था? बेसिक ग्रांट था और दूसरा परफॉर्मेंस ग्रांट था। ये सभी किसकी बातें हैं? 13वें फाइनेंस कमीशन की बातें हैं। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ पाए, चीज़ों की स्टेटमेंट क्लियरली विजिबल हों। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा सॉरी, अब आपको दिख रहा होगा कि जो इसने 13 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था? जो प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण इस निकायों के लिए इसने कितनी शर्तें रखी थी? 6 रखी थी और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 9 शर्तें रखी थी। फिर उसके बाद जो पंचायत का संविधान का 9 भाग है और 9A भाग है, उससे जो बाहर क्षेत्र रखे गए हैं उसके लिए एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया गया था जिसके 2 घटक थे। एक घटक का नाम क्या था? ये वाला बेसिक ग्रांट। एक घटक का नाम था बेसिक ग्रांट और दूसरा क्या था? परफॉर्मेंस ग्रांट। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद आ रहा कि विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए 4 शर्तों को रखा गया था। अब ये जो 2 इनके घटक थे इनको भी प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी, कुछ कंडीशन रखी गई थी। तो जो विशेष क्षेत्र अनुदान प्राप्त करने के लिए 4 शर्तों को पूरा किया जाना था। राज्यों द्वारा अपने प्रदर्शन अनुदान का
आहरण यानी ड्रॉ करने में विफल हो जाने की स्थिति में आहरण नहीं की गई राशि को एक तरीके से पुनः वितरित किया जाता था। इसका मतलब ये है कि जो सपोज दैट कोई फंड आया है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी नहीं हो पाया है और वो किसी कंडीशन में क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाता है या नहीं हो पाता है, तो वो पेंडिंग में चली जाएगी और अगली बार उसका क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। इस राशि को एक तरीके से पुनः वितरित किया जाता है। अब ये रिकमेंडेशन किसकी थी, तो ये 13th वित्त आयोग की रिकमेंडेशन थी। अब आ जाते हैं अपने 14th वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे। इसके क्या रिकमेंडेशन है, एक मिनट में इसको जूम कर देता हूँ। तो 14वें वित्त आयोग ने क्या बोला था, इसकी अनुशंसा में दो भागों की बात की गई थी। अब इसकी अनुशंसा में दो घटकों की बात की गई थी, वो कौन से थे, तो एक तो जो कि 13 ग्रांट में दे रखा था, कौन सा, बेसिक ग्रांट। दूसरा क्या था 13 वाले में, परफॉर्मेंस ग्रांट। इसमें भी बेसिक ग्रांट आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, परफॉर्मेंस ग्रांट आ रहा है। लेकिन जो 13 वाला था उसमें क्या बोला गया था, एक मिनट यहाँ से, 13 वाले में अनुदान के घटक बताए गए थे। किसके बताए गए थे, अनुदान का प्रावधान, जिसके दो घटक थे। अनुदान के प्रावधान में इसके दो घटक थे ना, और इसमें क्या पूछ रहा है, अनुशंसा के अनुदान के दो घटक कौन कौन से, एक तो बेसिक ग्रांट और दूसरा परफॉर्मेंस ग्रांट। अब विविधता के रूप में गठित, इसके बाद जो पॉइंट है, विविधता के रूप में गठित की गई पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान सशर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच अनुपात कितना रहेगा, जो शर्त वाली रेशियो है उसके लिए कितना रेशियो रहने वाला है, वो आपका 90:80 रहेगा। और नगर पालिकाओं के लिए कितना रहेगा, वो 80:20 का रेशियो रहेगा। फिर कह रहा है मूल अनुदान का उपयोग विनिर्दिष्ट मूल नागरिक सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए किया जाना था। जो मूल अनुदान था, मतलब जो बेसिक ग्रांट था, उसमें नागरिक की सेवाओं में क्या हो, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उन्हें और ज़्यादा प्रोग्रेस दिलवाने के लिए यूज़ किया जाना था, किसका, बेसिक ग्रांट का। फिर क्या कह रहा है, जो आपका परफॉर्मेंस ग्रांट था, जिसको हम लोग प्रदर्शन अनुदान राजस्व के रूप में जानते हैं, उसका उपयोग क्या करना था, राजस्व में सुधार करने के लिए। जो टैक्स वाली चीज़ें थीं उसमें सुधार आने के आधार पर किया जाने के लिए मानदंड को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना था। अब ये मापदंड कौन तैयार करता, तो ये मापदंड तैयार किए जाने थे आपके राज्य सरकारों को। फिर कह रहा है प्रदर्शन अनुदान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रांट। परफॉर्मेंस ग्रांट का यूज़ किसके लिए किया जाना था, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बताइए, तो टैक्स में इम्प्रोवाइजेशन के लिए। उसी प्रकार से जो पहला वाला था बेसिक ग्रांट, उसका यूज़ किस में किया जाता था, वो पब्लिक सर्विसेज में किया जाता था, यानी नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए किया जाता था, है ना। और अब इसके बाद क्या है, प्रदर्शन, ये तो हो गया। अब आ रहा है प्रदर्शन अनुदानों के लिए, यानी कि परफॉर्मेंस जो ग्रांट था उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, परफॉर्मेंस पात्रता हेतु निकायों को अपने स्वयं राजस्व स्रोतों में वृद्धि करनी थी। अपने स्वयं के राजस्व स्रोत में क्या करें, वो लोग वृद्धि कर दें और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करें। नगर पालिकाओं को इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में मूलभूत सरकारी सेवाओं से संबंधित सेवा बेंचमार्क को भी प्रकाशित किया गया था। जो भी बेंचमार्क को प्रकाशित किया गया था वो किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, तो ये बात हो रही थी आपकी 14th फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। फिर इसके बाद और भी कुछ इसके स्टेटमेंट हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी ये थ्योरी क्यों कर रहे हैं, अभी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसका थ्योरी का क्या यूज़ होने वाला है, क्योंकि इसके बेस पे अभी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फिर क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त पंचायती राज मंत्रालय ने प्रदर्शन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें रखीं, जैसे कि ग्राम पंचायत विकास योजना सेक्टरवार व्यय को डैशबोर्ड में प्रदर्शित करना। सेक्टर वाइज जो व्यय था उसको डैशबोर्ड में प्रदर्शित करना, और स्वयं के राजस्व स्रोत में क्या करना, प्रतिशत वृद्धि करना। ये सभी किसके रिकमेंडेशन है, तो ये 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है ये सभी। अब उसके बाद जो गा बोला है कि क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतों को खुले में शौच यानी ODF ओपन डेफिसिट फ्री की स्थिति में, और पंचायतों को टीकाकरण, ये सभी किसकी बात कर रहे हैं, ये 14th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गया आपका 14th, अब ये आया आपका 15th फाइनेंस कमीशन। इसको भी अच्छे से देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, अपनी
अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के बीच अनुदानों के पारस्परिक वितरण के लिए 19% क्षेत्रफल और 10% क्षेत्रफल भारांक निर्धारित किया है। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासनों के लिए 21 से 26 की अवधि के लिए 436,361 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये बजट आपको इम्पोर्टेंट याद ही कर लेना, कितना, 436,361, 436,361 का बजट टोटल जो है 21 से 26 के लिए ये अनुदान अनुशंसा की है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, 15वें वित्त आयोग ने, एक मिनट, हाँ, ये कह रहा है 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को करों के विभाज्य पूल के अनुपात के बजाय उन्हें स्थायी राशि दिए जाने की अनुशंसा की थी। पहले क्या होता था, परमानेंट थोड़ी सी राशि मिल गई, अब कुछ काम कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो पाया, फिर पैसा क्या होता था, पेंडिंग में चला जाता था। लेकिन जो 15th फाइनेंस कमीशन आया उसने कहा जितने भी टैक्स दिए जाने हैं या फिर जितना भी बजट एलोकेट किया गया है उसको क्या हो, टेम्पोरेरी ना दे करके आप क्या करें, परमानेंट स्थायी राशि दिया करें। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर वर्क जो है वो रनिंग प्रोसेस पे रहेगा। फिर इसमें एक ये वाली रेंज भी देख लीजिए कि जो कह रहे हैं तीनों स्तर पर शासन के लिए तीनों स्तर पर शासन के लिए निधियों के वितरण की रेंज, यानी मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम रेंज क्या होनी चाहिए, किसकी, शासन के निधियों की। यानी ग्राम पंचायत पे मिनिमम कितनी निधि होनी चाहिए, 70% और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 85%। इसी तरह से जो ब्लॉक पंचायत में मिनिमम निधि कितनी, यानी अमाउंट कितना होना चाहिए, तो वो 10% और मैक्सिमम 10 से 25% तक। इसी तरह से ये जिला पंचायत में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 236,805 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। कितने से टाइम के लिए, 2021 से 2026 तक के लिए, कितने के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितने की बजट कुल व्यवस्था कितने की है, तो वो 236,805 करोड़। इसी तरह से जो दूसरा स्टेटमेंट है, एक मिनट, ये बोल रहा है 15वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों के लिए भाई साहब कितने की है, तो ये 121,055 करोड़ की है। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई थ्योरी कंप्लीट, किसकी, 10 से 15th फाइनेंस कमीशन तक हमारी क्या होगी, थ्योरी कवर हो गई। अब आइए इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे कंप्लीट हुआ 10 to 15th फाइनेंस कमीशन। अब इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको ईजिली क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट अपने क्वेश्चन वाले सेशन पे।